सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो के अंदर हम लोग टर्म प्लान के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आप सभी को कोरोना के बाद अंदाज़ा आ गया होगा कि टर्म प्लान कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। सो बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ टर्म प्लान एंड व्हाट आर द वेरिएंट्स ऑफ टर्म प्लान, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द पर्सनल फाइनेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल, है ना। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट भी इसको एग्री करेंगे कि जो पर्सनल फाइनेंस किसी भी बंदे का होता है ना, वो एक पर्सनल फाइनेंस किसी भी बंदे का जो अगर होता है वो एक पिरामिड की तरह होता है। इस पिरामिड का बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत रहेगा तो अपना पूरा फाइनेंशियल सेटअप जो अभी हमने बनाया है वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा। किसी भी अनसर्टेन इवेंट या अनफॉर्चुनेट इवेंट का हमारे पर्सनल फाइनेंस पे, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर उसका असर नहीं बनेगा। सो जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए और बेस के अंदर मेरे ख्याल से 3 चीज़ कवर होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल की। सबसे पहला उसका होना चाहिए सफिशिएंट इंश्योरेंस, जो हम लोग टर्म इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट है, इसीलिए हम लोग आज का सबसे पहला जो वीडियो है वो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बनाएंगे। दूसरा, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में होना चाहिए सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस, जो हम लोग मेडिक्लेम के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। और तीसरा जो बेस होता है वो होना चाहिए आदमी का इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए, हर एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इमरजेंसी फंड की ज़रूरत कब पड़ेगी, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, इसके अलावा कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि आदमी को इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ जाए। पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कोई कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि उनका जो बिज़नेस है वो पूरा रातों रात बंद हो गया। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बिज़नेस या जिम का बिज़नेस या ट्यूशन क्लास का बिज़नेस, है ना। ट्यूशन क्लास का बिज़नेस तो चलो फिर भी थोड़ा ऑनलाइन मोड पे चलता रहा, लेकिन जिसका रेस्टोरेंट का बिज़नेस था, खाने पीने का या जिम का बिज़नेस था, उनका तो बिज़नेस ही रातों रात बंद हो गया। तो उन्होंने जो भी अपने ऊपर लायबिलिटी बना के रखी थी वो लायबिलिटी तो चालू ही रही, लेकिन उनका इनकम ज़ीरो हो गया। सो उस वजह से उन लोगों का फाइनेंशियल जो है, जो भी उन्होंने बचत करी थी वही बिज़नेस में कमा के 5-10 सालों में, वो सारी एसेट धीरे धीरे उनको बेचनी पड़ी, है ना। तो इमरजेंसी फंड अपने पास ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग 6 महीने तक सर्वाइव कर पाए। अगर हमारे पास जो इनकम आज की तारीख में आ रही है वो इनकम अगर किसी कारणवश 6-8 महीने तक अगर नहीं आ पाती है तो हम लोग वो हमारे इमरजेंसी फंड में से हमारा पर्सनल जो भी एक्सपेंडिचर है, जैसे बच्चों की फ़ीस है या लोन के EMIs है या घर का खर्चा है, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो लोग हम लोग एटलीस्ट 6-8 महीने तक सर्वाइव कर पाएँ। दूसरा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, अगर किसी कारणवश वो जॉब चेंज करता है तो पुरानी कंपनी में उसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो आने में उसको लगभग 2-2.5 महीना लग जाता है, और नई कंपनी में भी जॉब ज्वाइन करने के बाद 1 महीने के बाद उसको सैलरी मिलेगी। तो ये बीच का 3-4 महीने का जो गैप है, वो गैप के अंदर जो भी आपका EMI है या बच्चों की स्कूल फीस है या घर का खर्चा है, वो सारे खर्चे हम लोग कवर करने के लिए इमरजेंसी फ़ंड के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। सो इमरजेंसी फ़ंड हमारे पास होना चाहिए विच शुड बी एटलीस्ट 6 to 8 मंथ का हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, मेडिक्लेम। तो मेडिक्लेम क्यों होना चाहिए कि मान लीजिए कि हमने सब कुछ इन्वेस्ट बढ़िया से करके रखा हुआ है, बढ़िया से एक प्रॉपर्टी लेके रखी है इन्वेस्टमेंट के लिए, FD करके रखी है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, पोस्ट के अंदर थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, PPF में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सोना लेके रखा हुआ है, और हमने मेडिक्लेम ही नहीं लिया मान लीजिए। तो होगा क्या कि मान लीजिए हमको या परिवार में किसी को भी, इंक्लूडिंग अवर पेरेंट्स, किसी को भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है, जैसे कि हार्ट की बीमारी हो या कि लीवर, किडनी या कैंसर काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई हमने मेडिक्लेम तो लिया नहीं और खर्चा आ गया मान लीजिए 10 लाख के आसपास का। आज की तारीख में एक हार्ट का ओपन कार्डियक सर्जरी जो करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी 8-10 लाख रुपए में आराम से मतलब खर्चा पहुंच ही जाता है, प्री एंड पोस्ट का खर्चा मिला के। सो 8-10 लाख रुपए हम लोग लाएंगे कहाँ से। अल्टीमेटली हमने जो एसेट बनाई थी, सोना या म्यूचुअल फंड या FD वगैरह, वो बेच के ही पैसा लाना पड़ेगा। सो हम लोग जो 10 साल में पैसा इकट्ठा किया है वो एकदम रातों रात ज़ीरो हो सकता है। सो वो ज़ीरो ना हो, हमारी जो भी बचत हमारी पर्सनल फाइनेंस में हमने बनाई हुई है
वो इंटैक्ट रहे इन एनी अनअवॉइडेबल या अनफोर्सिन इवेंट में, उसको कवर अप करने के लिए या उसको सेफगार्ड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मेडिक्लेम। आज की तारीख में अगर 2 एडल्ट और सिंगल चाइल्ड या तो 2 चाइल्ड का अगर कोई फैमिली है तो उसका मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम कवरेज होना ही चाहिए। क्यों इतना बोल रहा हूँ कि आदमी की अगर छोटा मोटी बीमारी हो जाती है, डेंगू चिकनगुनिया जैसा कोई अगर ताव बुखार का केस है या छोटा मोटा फ्रैक्चर हो जाएगा, तो उसमें 25-50 हज़ार लाख रुपए का खर्चा होगा। उसमें आदमी की लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी रातों रात। उसकी लाइफस्टाइल कब चेंज होगी? अगर मान लो खर्चा बड़ा हो गया, 5 लाख का 10 लाख का खर्चा हो गया, तो उसकी जो भी फाइनेंशियल उसने सेविंग्स की हुई है वो सारी उसको बेचनी पड़ेगी। तो उसी से हमको सेफ गार्ड करना है, इसलिए बड़े क्लेम के सामने अपने को अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ानी है। 25,000 50,000 लाख रुपए के क्लेम में हमारी जो बचत है वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। सो कंसिडरिंग दिस इवेंट हमको 10 लाख रुपए का तो मेडिक्लेम होना ही चाहिए, और अगर हो सके तो 10 लाख के ऊपर भी दूसरा 90 लाख का या 80 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए जो बहुत सस्ते में मिल जाता है। सो मेडिक्लेम इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, लेकिन मेडिक्लेम होना चाहिए, वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है अपना पर्सनल फाइनेंस का जो पिरामिड है उसके अंदर। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मेडिक्लेम के लिए हम लोग एक नया अलग से वीडियो बना सकते हैं। और जो तीसरा अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो जो भी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, मान लीजिए उसका 10 लाख रुपए का ईयरली इनकम है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो 10 लाख के हिसाब से एडजस्ट हुआ होगा। बच्चे भी उसी हिसाब के स्कूल में पढ़ते होंगे, घर के अंदर भी जो लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर होंगे वो भी उसी तरीके होंगे। और अगर मान लो जो अर्निंग मेंबर है उसी की अगर अनफॉर्चुनेट और अनफोर्सिन इवेंट से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो अगले साल से उसका 10 लाख रुपए का जो इनकम आना चाहिए, जिसकी वजह से उसका घर चल रहा है, वो उसको एटलीस्ट अगले 20 साल तक पैसा मिलना चाहिए। अब आज की तारीख में सबको पता है कि डेथ का कोई ठिकाना नहीं है ना, कि भाई कभी भी आ सकती है। आजकल तो इतने शॉकिंग न्यूज़ आते हैं कि भाई 8 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक आ गया। यंग एज में भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है कोरोना के बाद। सो अगर मान लीजिए कि किसी का 10 लाख का इनकम है तो उसका मिनिमम 20 टाइम्स का उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि 2 करोड़ रुपए का उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर उसको कुछ हो जाता है तो घर पे एटलीस्ट 20 साल का पैसा मिल जाए, ताकि उन लोगों की जो उनकी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है वो अगले 20 साल तक इंटैक्ट रहे, और 20 साल में घर में कोई भी छोटा बड़ा बच्चा है वो थोड़ा और बड़ा होकर अपने पैरों पे खड़ा होकर फैमिली को वापस सपोर्ट करना शुरू कर दे। और ये 2 करोड़ का जो समय छोड़े उसमें से अगर उसकी कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है, जैसे किसी का होम लोन चल रहा था 40-50 लाख रुपए का, कार लोन चल रही है 10 लाख रुपए की, तो वो सब पे आउट करने के बाद भी हमारे पास फैमिली के पास 50-60 लाख रुपए बचने चाहिए, 1 करोड़ बचना चाहिए। इस लॉजिक से एटलीस्ट 20 टाइम्स का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर 20 टाइम्स का इंश्योरेंस हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग हर एक पैरामीटर पे हमारी फैमिली को और हमारे पर्सनल फाइनेंस को हमने सिक्योर करके रखा हुआ है। एक चीज़ समझनी जैसी है कि अगर आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो जो इमोशनल लॉस हुआ है फैमिली को, या एक सपोर्ट जो बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट, वो तो कोई सरभर नहीं कर पाएगा, है ना, वो उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसकी वजह से, वो फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास एक टर्म प्लान का ऑप्शन अवेलेबल है, जो आजकल बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाता है, जो हमको लेना ही चाहिए। अब इसके ऊपर नेक्स्ट में चलते हैं पर्सनल फाइनेंस में, कि हमने हमारी सैलरी में से एक इमरजेंसी फ़ंड का जो पोर्शन है वो फिनिश कर लिया, ले लिया, मतलब हमने उसका प्लानिंग कर लिया। मान लीजिए मेडिक्लेम का प्रीमियम भी हमने भर लिया और टर्म प्लान का इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हमने पे कर लिया और ख़रीद लिया। फिर भी अगर हमारे पास पैसा बचता है तो हमको पर्सनल फाइनेंस के नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट स्टेज। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, तो सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ को कंप्लीट कर देना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टेज में जाना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट स्टेज में आदमी की डिफरेंट चॉइसेस हो सकती है। कोई रिस्की आदमी है, रिस्क टेकर है, तो उसको शेयर मार्केट या तो फिर म्यूचुअल फंड पसंद आएगा। कोई गारंटेड पसंद चीज़ें करता है तो उसको LIC या पोस्ट की स्कीम्स पसंद आएगी, किसी को PPF पसंद आएगा, किसी को गोल्ड पसंद आएगा, किसी को प्रॉपर्टी पसंद आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई इंडिविजुअल की क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद हमने अगर
जो बोलते हैं ना कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की। अगर आपने अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है अपना इन्वेस्टमेंट में, तो आपको फिर आगे चल के हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छे से मिलेगी। सो अगर आपने हर एक पैरामीटर में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करके भी बाद भी आपके पास अगर कुछ पैसा बचता है, देन यू शुड गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द पिरामिड। अब पिरामिड का जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है? लग्जरी आइटम्स। हमने ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी ले ली। इन्वेस्टमेंट में भी हमने हर एक एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, और फिर भी हमारे पास पैसा थोड़ा बच रहा है जो हमको खर्च करना है, तो फिर हमको लग्जरी आइटम्स में जाना चाहिए। अब लग्जरी आइटम्स क्या हो सकती है? मान लीजिए कोई एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो वो अपने आप को अपग्रेड करके आईफोन ले सकता है, या कोई नॉर्मल बाइक यूज़ करता है तो उसको अपग्रेड करके हार्ली डेविडसन या तो रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक ले सकता है। मान लीजिए कोई हैचबैक की कार यूज़ करता है तो वो एक एसयूवी की तरफ जा सकता है। किसी ने अगर बंगला लिया है तो वो तोड़ के फिर रिनोवेट कर सकता है, अच्छे से फर्नीचर बनवा सकता है। सो दीज आर लग्जरी आइटम्स जो हम लोग एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद हमको लग्जरी आइटम्स पे पैसा खर्चना चाहिए। फिर भी अगर पैसा बचता है तो फिर आप महंगे शौक, हॉबीज़ के ऊपर पैसा एक्सपेंस कर सकते हो। जैसे कि किसी को फॉरेन ट्रैवल का शौक़ है, या किसी को घूमने का बहुत शौक है, पूरे इंडिया में घूमते ही रहता है ना। कई को किसी क्लब मेंबरशिप ज्वाइनिंग का किसी को शौक़ है कि मैं कोई XYZ क्लब का मेंबर बन जाऊं और उसको वीकेंड में मैं वो क्लब की सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मैं यूज़ करूं, तो फिर बाद में उसमें जाना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं जो अच्छे से कमा रहे हैं, जिनका एज कम है और इनकम अच्छा है, वो शुरुआत यहाँ हॉबीज़ और लग्जरी से करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट में आते हैं, और फिर ये जो बॉटम लाइन है वहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी है कि बहुत सारे जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो लोग भी इस कंसेप्ट को इतना बढ़िया से नहीं समझ पाते, और वो खाली इन्वेस्टमेंट और लग्जरी आइटम्स के बीच में ही अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब लाइफ में कुछ अनसर्टेन इवेंट हो जाती है तब वो सारा पैसा रातों रात कब ज़ीरो हो जाता है वो पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट कई फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि वो सारा सेविंग ख़त्म होने के बाद किसी के कर्ज़े के अंदर भी आ जाती है। सो मेरा ये अभी तक का जो टॉपिक था वो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर था। पर्सनल फाइनेंस को कैसे अरेंज किया जाए, हमारे घर के सारे जितने भी खर्चे हैं वो माइनस करने के बाद जो भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो कैसे उसको अलोकेशन करना चाहिए, वो मैंने अभी तक यहाँ पे समझाया। आई होप कि अभी तक का हमारा जो भी पॉइंट है वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके समझा सकते हैं या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में चलेंगे। सबसे पहला जो अपना इम्पोर्टेंट पर्सनल फाइनेंस में पिलर है वो है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में हम लोग शुरू करते हैं अभी। सो बेसिकली जब भी टर्म इंश्योरेंस लॉन्च हुआ था तब मार्केट में टोटल खाली एक ही तरीके का टर्म प्लान लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। अब टर्म इंश्योरेंस के लिए हम लोग एक नई शीट खोल लेते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जब भी एक मार्केट में जब टर्म प्लान लॉन्च हुआ था तो टर्म प्लान जो लॉन्च हुआ था तब टोटल एक ही तरीके का टर्म प्लान था। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आते गए, थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन होता गया, और वैसे वैसे प्लान अपने आप में अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च होना शुरू हो गए, ठीक है ना। सो ये जो टर्म प्लान मैं अभी आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मैं पूरी टर्म प्लान की हिस्ट्री और व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला अपना जो है वो टर्म प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहला जो टर्म प्लान मार्केट में अवेलेबल था वो था प्योर टर्म प्लान। इसके बारे में आपने बहुत मतलब पॉलिसी बाज़ार वगैरह की ऐड भी देखी होगी कि फ़क्त 500 रुपये महीने का बचत करें और 1 करोड़ रुपये का टर्म प्लान लीजिए। सो ये प्योर टर्म प्लान है। वो होता कैसा है कि अगर मान लीजिए किसी बंदे की एज 30 एज है और उसने अगले 40 साल के लिए अपने लिए कवरेज लेके रखा है, सो उसकी 70 की एज तक कवरेज होगा, जिसको बोलते हैं पॉलिसी टर्म। मतलब अपना कवरेज कितने साल तक कवरेज रहेगा, तो पॉलिसी टर्म इस केस में है 40 साल की एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म, मुझे प्रीमियम कितने साल तक भरना है। तो पहले के टर्म प्लान जो थे उसमें जनरली क्या था कि जितने साल की पॉलिसी है उतने पूरे साल तक आपको पैसा भरना पड़ता था। तो अभी अगर देखा जाए तो इस केस में उसको 70 की उम्र तक पैसा भरने की ज़रूरत पड़ जाती,
लेकिन जनरली होता क्या है कि जैसे ही आदमी रिटायर होता है तो ये प्रीमियम नहीं भर पाता, और जब उसकी एज ज़्यादा है, जब उसकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तभी उसका टर्म प्लान जनरली बंद हो जाता था। तो कंपनीज ने अभी हम लोगों को एक ऑप्शन दिया है जिसमें है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। मतलब कि आपकी भले पॉलिसी 40 साल की है, लेकिन आप चाहे तो उसको 5 साल में या 6 साल में, 7 साल में या 10 साल में या 12 साल में या 15 साल में उसका प्रीमियम भरने से पूरा प्रीमियम उतने सालों में आप भर देंगे, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कि अगर किसी ने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिया है, तो इस केस में क्या होगा कि उसको प्रीमियम भरना है 12 साल तक, हर साल प्रीमियम भरना है, उसकी एज के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होगा, और 12 साल प्रीमियम भरने के बाद उसका कवरेज रहेगा 40 साल तक, मतलब उसकी 70 की एज तक। अब ये वाला प्योर टर्म प्लान है, उसमें अगर उसकी डेथ होती है कभी भी ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म या तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद, तो उसका जो भी सम एश्योर्ड उसने लिया होगा, है ना, मतलब इंश्योरेंस की वैल्यू, अगर उसने मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ है, तो उसकी नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का वैल्यू घर पे मिल जाएगा, ताकि उसकी फैमिली को फ्यूचर का जो भी फाइनेंशियल नीड है वो उसको आसानी से फुलफ़िल कर सकें। और अगर डेथ हुई तो 1 करोड़ मिल जाएगा, अगर डेथ नहीं हुई तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। मतलब ये हो गया आपका प्योर टर्म प्लान, ठीक है। प्योर टर्म प्लान के प्रीमियम के ऊपर 18% का GST लगता है, ये एक चीज़ इसमें अलग है, याद रखने जैसी है। फिर थोड़े सालों के बाद इसमें अपग्रेडेशन आया, दूसरी तरीके का टर्म प्लान आया, जो हुआ कि प्योर टर्म प्लान प्लस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, ROP, मतलब भरा हुआ पैसा वापस। इस केस में भी सेम ऊपर का ही केस को अगर हम लोग कवर करें, तो अगर कोई 30 साल का बंदा है, उसने अगले 40 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो उसका 70 की एज तक कवरेज रहेगा। मान लीजिए उसने 12 साल तक प्रीमियम भरने का ऑप्शन लिया हुआ है, अब इस केस में इसको 12 साल तक पैसा भरना है। अब अगर डेथ होती है तो जस्ट लाइक इसके पहले वाले प्लान में, अगर उसकी डेथ हुई तो उसकी नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डेथ उसकी नहीं होती है तो एट द एज ऑफ 70 उसने जो भी पैसा भरा था 12 साल में, है ना, टोटल भरा था, मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो ये 10 लाख रुपए उसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, विच इज़ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। याद रखिए कि यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हमारा पैसा कहीं पे गया नहीं। अगर हमको डेथ हुई तो पैसा मिल गया नॉमिनी को, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारा पैसा वापस मिल गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पैसा कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है और बोल के रखा है कि भाई ये पैसा हम लोग यहाँ पे एक लॉकर में रखा हुआ है, अगर मान लीजिए कस्टमर को कुछ हो जाता है तो कंपनी वो पैसा की खुद ले लेगी और 1 करोड़ रुपये नॉमिनी को दे देगा, और अगर कस्टमर को कुछ नहीं होता है तो वही लॉकर में से सारा पैसा निकाल के कस्टमर को दे देगा। सो एक प्योर टर्म प्लान है विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, और इसमें फर्स्ट ईयर में जो GST का रेट है 4.5% और दूसरे साल से 2.25% का GST रहेगा। अब ये GST की डिफरेंस की वजह से इन दोनों के प्रीमियम में जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका जो प्रीमियम है फॉर एग्जांपल 30,000 अगर है तो इसका प्रीमियम आएगा 32,000। तो ये प्रीमियम के बीच में खाली 2,000 का डिफरेंस है। अगर उसने 12 साल तक पैसा भरा तो उसका जो एडिशनल प्रीमियम जा रहा है वो फक्त 24,000 रुपये जा रहा है, लेकिन 24,000 के सामने उसको पूरा 32,000 मल्टीप्लाई 12 साल तक अगर उसने भरा होगा, है ना, तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए उसको वापस मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका काफ़ी बढ़ रहा है। खाली 24,000 रुपये ज़्यादा दीजिए और आपका भरा हुआ पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। और ये वाला जो प्लान है उसमें एक फ़ीचर ये भी आता है कि इसमें अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने मिनिमम 3 साल का पैसा भर दिया है और फिर आप फ्यूचर के प्रीमियम भर नहीं पाते हो या नहीं भरना चाहते हो, तो आपका प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस चालू रहेगा, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड पेड अप। ये एक फ़ीचर है जो बहुत सारी कंपनी नहीं देती है, लेकिन मोस्टली आजकल कंपनियां देती हैं। टाटा का एक अच्छा प्लान है जिसमें ये फ़ीचर अवेलेबल है, रिड्यूस्ड पेड अप। इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी था अगर मान लीजिए 40 साल का, कस्टमर को पैसा भरना था 12 साल तक, लेकिन उसने मान लीजिए 3 साल मिनिमम भरना है इसमें, मान लीजिए उसने 6 साल पैसा भरा और फ्यूचर का उसने प्रीमियम नहीं भरा, तो क्या होगा, यहाँ 6 साल से लेके अगले 40 साल तक उसने 50% पैसा भरा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 50% का इंश्योरेंस, मतलब 1 करोड़ का 50%, मतलब कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगले बाकी के सालों तक चालू रहेगा। सो जिसको बोलते हैं रिड्यूस पेड अप का फैसिलिटी।
ये फैसिलिटी भी जनरली रिटर्न ऑफ परचेज वाले प्लान में ही अवेलेबल होता है। सो इन दोनों के प्लान की कंपैरिजन करें तो हमेशा प्योर टर्म लो जो सबसे आउटडेटेड प्लान है, ये प्लान आजकल कोई लेता नहीं है क्योंकि वो प्रीमियम भी महंगा है, 18% GST है और उसमें कुछ वापस नहीं मिलने वाला, वो सबसे आउटडेटेड, वो कोई नहीं लेता। दूसरा जो प्लान है ये है प्योर टर्म प्लान विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, वो ज़्यादातर लोग लेते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, उसमें रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है कि हमारा पैसा से हमको इंश्योरेंस तो मिले ही मिले, लेकिन हमको अच्छा सा रिटर्न्स भी मिले, तो कंपनीज भी आजकल स्मार्ट टर्म प्लान्स लॉन्च करती है। जो तीसरा वेरिएंट है और सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है विच इज़ हाईली रिकमेंडेड। मैंने अपने खुद के लिए भी यही वाला टर्म प्लान का वेरिएंट ले कर रखा हुआ है, जिसमें मेरे मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए और ये एक ही प्लान मेरे जीवन के सभी गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। सो ये जो टर्म प्लान का वेरिएंट है वो होता है टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड, या तो उसको हम लोग यूलिप भी बोल सकते हैं, उसका कॉम्बो है। अब ये प्लान मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 40 साल का पॉलिसी टर्म, 30 साल का बंदा है तो उसका अगला 70 एज तक उसका कवरेज रहेगा, प्रीमियम उसको भरना है 12 साल तक। अब ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे स्कीम्स होती है, लार्ज कैप की स्कीम म्यूचुअल फंड में, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, टोटल 20-25 तरीके के फंड्स अवेलेबल हैं। कस्टमर अपने हिसाब से चॉइस कर सकता है कि मेरा प्रीमियम कौन से फंड में इन्वेस्ट हो। वो फंड को बार बार चेंज भी कर सकता है ना, प्रीमियम रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, आपका जो टर्म प्लान का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो। अब इसमें अगर डेथ हुई तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो जो आपका सम एश्योर्ड था वो विच वॉज 1 करोड़, बराबर ना, 1 करोड़, या तो फिर आपका जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू था, आपका जो प्रीमियम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ है और जिस दिन डेथ हुआ उस दिन जो फंड की वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो मिलेगी। मतलब कि अगर एक शुरू के साल में ऑब्वियसली 1 करोड़ रुपए ही ज़्यादा होगा, फंड वैल्यू तो इतना जल्दी ग्रो हुआ नहीं होगा, तो मिनिमम आपका 1 करोड़ रुपए का श्योरिटी हो गया। और अगर मान लीजिए फंड वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ को सरपास हो गई, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वैल्यू हुई, तो अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को फंड वैल्यू मिलेगा एंड दैट इज़ टोटली टैक्स फ्री। ठीक है। अगर मान लीजिए डेथ नहीं होता है, आप सर्वाइव कर गए, यानी कि मैच्योरिटी तक आप सर्वाइव कर गए, आप जी लिए 40 साल तक, मतलब 70 की एज तक, तो ऑन मैच्योरिटी आपका जो भी फंड वैल्यू होगा वो पूरा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो भी कस्टमर्स आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो म्यूचुअल फंड के अंदर अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगना शुरू हो गया है। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो पहले 0% था, फिर 10% पे हुआ है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको 12.5% कर दिया गया। अब जिस रेट से ये लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे पिछले साल में इसको 25% बढ़ाया, 10 से 12.5% किया, इसका मतलब उन्होंने 25% बढ़ा दिया। जिस रेट से ये लोग बढ़ रहे हैं, तो अगर हमने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर उसको 20-25 साल भी हमने अगर इन्वेस्टमेंट रखा, तो तब तक तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो दुनिया की बाकी डेवलप्ड कंट्री की तरह यहाँ पे भी 30 से 40% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। सो मान लीजिए किसी का फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म, फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ भी हो जाता है, सो 10 करोड़ का 30%, मतलब कि 3 करोड़ उसको टैक्स में भर देना पड़ेगा। कोई सीए, कोई टैक्स कंसल्टेंट इस टैक्स को बचा नहीं सकता। सो म्यूचुअल फंड में आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और टर्म प्लान के लेने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये टर्म प्लान विथ म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें आपका टर्म इंश्योरेंस भी हो रहा है, साथ में आपका टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड भी हो रहा है। ठीक है। और इस प्लान में ये तो हो गई 40 साल के बाद की मैच्योरिटी की बात, लेकिन हमको पैसे की ज़रूरत हो सकता है कि बीच में पड़े, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए या बेटी की शादी के लिए। सो ये वाले प्लान में लिक्विडिटी का क्या प्रोविज़न है, उस चीज़ को अगर कवर करें तो इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। मतलब हमारा जो भी फंड वैल्यू है वो 5 साल के बाद हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल तक हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, रखना ही है, उसमें से हम पैसा उठा नहीं सकते।
लेकिन 5 साल के बाद हमारा जो भी फंड वैल्यू रहेगा उसमें से हमको जो भी ये प्लान का प्रीमियम है वो 2 साल का प्रीमियम फंड वैल्यू में से बाकी रखना है। बाकी का सारा पैसा हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन विड्रॉ। ठीक है, खाली 2 साल का प्रीमियम बाकी रहना है। 2 साल का प्रीमियम बाकी रखेंगे ताकि अपना 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चालू रहेगा। अब जब भी हम लोग विड्रॉ करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आपकी 2 विड्रॉल किया, उसके 2 साल में अगर डेथ होती है, मान लीजिए इस तारीख को आपने विड्रॉ किया, 1 साल और 2 साल के बीच में अगर डेथ होती है तो डेथ के केस में क्या मिलेगा, तो आपका सम एश्योर्ड माइनस जो भी आपने विड्रॉल किया है वो, या तो फंड वैल्यू विच एवर इज़ हायर। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लीजिए पॉलिसी को 10 साल हो चुके हैं, हमारा 1 लाख का प्रीमियम था, तो हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, उसका मार्केट वैल्यू मान लीजिए 20 लाख हो चुका है और अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस था। फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्रीमियम था, 10 साल तक हमने इन्वेस्ट किया था और उसकी फ़ंड वैल्यू बढ़ के हो गई है 20 लाख रुपये और 1 करोड़ का इंश्योरेंस था। अभी यहाँ 20 लाख में से हमने मान लीजिए 10 लाख रुपये विड्रॉ कर लिए 10वें साल में, और अनफॉर्चुनेटली 11वें साल में कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो क्या मिलेगा उसको, तो 1 करोड़ माइनस जो 2 साल में विड्रॉल किया था 10 लाख रुपये, या तो फंड वैल्यू। अब यहाँ पे 20 लाख में से 10 लाख विड्रॉ कर दिया तो 10 लाख बचा था, वो अगले 1 साल में मान लीजिए उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 11 लाख रुपये। तो 11 लाख या तो 1 करोड़ माइनस 90 लाख विच इज़ 90 लाख रुपीज़। सो 90 लाख रुपीज़ या तो 11 लाख, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मिलेगा, मतलब कि 90 लाख रुपये मिलेगा। सो 90 लाख हमको यहाँ मिला और पहले ही कस्टमर ने 10 लाख उठा लिया था, सो टोटल मिला के हो गया अपना 1 करोड़। ठीक है, और मान लीजिए कि 2 साल के बाद डेथ होती है, यहाँ पे हमने 20 लाख में से 10 लाख उठा लिया, 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, फिर चौथे पाँचवें छठे यहाँ पे डेथ हुई, तो आपने जो 10 लाख रुपए उठा लिए तो वो तो उठा ही लिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको 1 करोड़ या तो आपका फंड वैल्यू विच एवर इज़ हायर, मान लीजिए अगर 1 करोड़ मिलता है तो आपका 1 करोड़ आपको मिल जाएगा और पहले ही आपने जो 10 लाख उठा लिए थे वो तो आपके ही है। सो आपका टोटल वैल्यू मिला आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा आप स्क्रॉल बैक करके इसको फिर से सुन लीजिए, आपका केस चेक क्लियर हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा क्या चीज़ कवर करनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर पहला हमने तो देख लिया भाई 2 साल में अगर डेथ होती है तो क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा, वो हमने देख लिया। और दूसरा क्या चीज़ याद रखनी है कि विड्रॉवल के टाइम पे मिनिमम 2 साल का प्रीमियम अपने को बाकी रखना है पॉलिसी के अंदर। मतलब कि अगर मान लीजिए प्रीमियम 1 लाख था और फंड वैल्यू 20 लाख रुपए थी, तो हमको मिनिमम 2 लाख रुपए का प्रीमियम बाकी रख के बाकी का 18 लाख रुपए हम लोग चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। ये विड्रॉवल आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो और एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आप इसी फंड में से SWP भी कर सकते हो, चूजन रेट विड्रॉल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। SW एक बहुत बढ़िया टूल है अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि आजकल किसी कस्टमर का या किसी भी क्लाइंट का गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो किसी को भी रिटायरमेंट का पेंशन का प्लानिंग किसी का भी नहीं है, तो हर एक आदमी को अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग खुद करना है। सो ये प्लान में ये लिक्विडिटी का जो पॉइंट है उसकी वजह से ये प्लान अपना मल्टीपर्पज़ प्लान हो गया। मानो कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम लोग यहाँ से पैसा उठा सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चे के मैरिज के लिए पैसे की ज़रूरत है, ग्रैंड वेडिंग करना है, तो हम इसी में से फंड वैल्यू में से पैसा उठा सकते हैं। मान लीजिए हमारा रिटायरमेंट का पेंशन का प्रोविज़न करना है तो हम लोग इसी प्लान में से कर सकते हैं, प्लस अपना टर्म प्लान भी हो गया। सो दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्लान जिसमें हमको हर एक चीज़ टैक्स फ्री मिलेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, टैक्स फ्री है ना। अब वैसे देखा जाए तो आदमी के जीवन में 2 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लिविंग टू शॉर्ट, मतलब आदमी की जीवन की शुरुआत हुई, अच्छे से कमाना शुरू किया, उसने शादी की, घर लिया लोन पे लिया, गाड़ी ली लोन पे लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो होगा क्या कि उसकी काफ़ी सारी जिम्मेदारी है जो अभी पेंडिंग है, वो अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ के जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसका सॉल्यूशन है टर्म प्लान। इसीलिए आदमी को लेना चाहिए टर्म प्लान कि भाई अगर किसी आदमी का बहुत
शॉर्ट टाइम में डेथ हो जाते हैं, मतलब छोटी उम्र में डेथ हो जाती है, तो टर्म प्लान से उसकी फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग दे पाएँ। और दूसरा, जीवन में एक प्रॉब्लम है लिविंग टू लॉन्ग, मतलब आदमी अगर लंबा जी गया, 60 की एक रिटायरमेंट एज इंडिया में मानी जाती है, लेकिन वो उसने जी लिया 80 की उम्र तक, उसकी वाइफ भी 80-85 तक जी लिया, तो उसको कमाई के बाद भी 20 साल का इनकम का प्रोविज़न करना है। अब इनकम का प्रोविज़न करने का यही रास्ता है कि जब आप कमा रहे हो तब उसको बचाओ, ताकि जब आप न कमाओ तब वही बचाए हुए पैसे को खर्चा कर पाओ। सो ये वाले प्लान में फ़ंड वैल्यू जो है वो आपके रिटायरमेंट का पेंशन की तरह काम करेगा। तो ये आपका एक पेंशन फंड क्रिएट करेगा, ताकि आप और आपकी वाइफ, है ना, आप या आपका स्पाउस, वो आपकी रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। आपके उस टाइम के जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं या आपके खुद के जो शौक़ हैं, घूमने के शौक़ हैं, जो आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शायद सेक्रीफाइस किए हैं, तो वो सब आराम से एंजॉय कर पाएँ और आपको आपके बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। सो ये टर्म प्लान के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में हमने मोटा मोटा पूरा कॉन्सेप्चुलाइज किया है। अब इसको, ये वाला जो प्लान है अपना म्यूचुअल फंड वाला टर्म प्लान, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये वाले प्लान में जो मैंने खुद के लिए लेके रखा है वो प्लान को थोड़ा समझेंगे। सो इसके लिए मैंने कोटेशन निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कोटेशन के अंदर एक प्लान है, एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने कि भाई कस्टमर का जो एज है वो 35 है और मेल आदमी है, नॉन स्मोकर प्रोफाइल है, मतलब किसी भी तरीके का टोबैको कंजम्पशन नहीं है उसका, और उसका जो प्लान है वो है टाटा AI है परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस। प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल रखी है, पॉलिसी टर्म 40 साल की है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो लाइन आइटम है जिसमें लिखा है लाइफ कवर, 2 स्टार है, वहाँ पे 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है और प्रीमियम है 77,107, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो लाइफ कवर के ऊपर जो 2 स्टार है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है, तो इसको थोड़ा कवर करते हैं डिटेल में। सो लाइफ कवर का जो 1 करोड़ था उसके 2 पार्ट है। एक है 90 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड स्मार्ट संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, जिसका प्रीमियम है 69,767, और 10 लाख रुपए का है वाइटलिटी प्रोटेक्ट एडवांस टर्म बूस्टर राइडर, वो 10 लाख रुपए का है, उसका प्रीमियम है 6,606, और उसके नीचे लिखा है वाइटलिटी डिस्काउंट 734 रुपीज़। मतलब इसका जो प्रीमियम है एक्चुअल में वो 6,606 प्लस 734 का प्रीमियम है, लेकिन टाटा ने एक वाइटलिटी करके प्रोग्राम चलाया है जिसमें वो पहले साल में 10% का डिस्काउंट अप फ्रंट देता है राइडर के, ये वाले राइडर के प्रीमियम में, बराबर। सो पहले साल में डिस्काउंट दे दिया, तो जो अपने पहले वाले प्लान में लाइफ कवर ऑप्शन में है, जो 77,000 का प्रीमियम पहली लाइन में दिख रहा है, उसका बाइफर्केशन ये है कि 69,000 आपका 90 लाख के सम एश्योर्ड में जाएगा और 6,606 रुपये आपके 10 लाख रुपए टर्म बूस्टर राइडर में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको वही वाले शीट पे वापस ले आता हूँ। सो हमने क्या अभी यहाँ पे देखा, सो एक एज है 35 की एज हमने लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म उसको 12 साल तक करना है, और पॉलिसी टर्म हमने 40 साल की पॉलिसी टर्म रखी हुई है, ठीक है। इसका जो टोटल प्रीमियम है वो है 1,03,113 रुपये, 1,03,113 रुपये, जो खाली 12 साल तक भरना है। अब इसके अंदर बाइफर्केशन क्या है, 1,03,000 में कौन सी चीज़ क्या है, वो यहाँ पे धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहला है 90 लाख रुपए का आपका बेसिक सम एश्योर्ड, इसका प्रीमियम था 69,000 समथिंग था अपना, जो इसका प्रीमियम था अपना 69,767, ठीक है। अब ये वाले कंपोनेंट को समझते हैं सबसे पहले। सो इस चीज़ में क्या है कि आपकी पॉलिसी है 40 साल की, उम्र 35 + 40 मतलब 75 की उम्र तक कवरेज रहेगा, 12 साल तक पैसा भरना है, मतलब उसको पैसा भरना है अपनी 47 की एज तक, और ये जो प्रीमियम है 69,000 ये उसका बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम है, जो म्यूचुअल फंड में जाएगा, मतलब यूलिप प्लान में जाएगा, ठीक है। इसमें भी बहुत तरीके के फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप वगैरह वगैरह। अब कस्टमर जो चाहे वो फंड सिलेक्ट कर सकता है, और अगर एक बार कोई फंड सिलेक्ट कर दिया तो उसको बार बार स्विच भी कर सकता है। अब इससे क्या होगा, तो भाई आदमी के जीवन में 3 ही चीज़ हो सकती है, या तो डेथ हो गई,
तो डेथ हुआ तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, या तो 90 लाख रुपए का फंड वैल्यू, या तो 90 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड, या तो उसका फंड वैल्यू विच एवर इज़ हायर, वो उसकी नॉमिनी को मिल जाएगा। ऑब्वियसली शुरू के सालों में जब तक फंड वैल्यू ग्रो नहीं होता है, धीरे धीरे जब फंड वैल्यू ग्रो होगा, जब तक उसका फंड वैल्यू 90 लाख से नीचे है, तब तक उसकी नॉमिनी को मिनिमम 90 लाख रुपए की गारंटी है। और अगर उसका फंड वैल्यू धीरे धीरे 90 लाख को सरपास कर जा रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ हो रहा है, तो उसकी नॉमिनी को फंड वैल्यू जो ज़्यादा है वो मिलेगी। दूसरा, अगर उसने सर्वाइवल हो गया उसका 40 साल तक, मतलब मैच्योरिटी हो गई, तो जो भी उसका फंड वैल्यू बाकी है वो उसको पूरा टैक्स फ्री वापस मिलेगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? लिक्विडिटी। तो अगर उसको मान लो किसी भी कारणवश पैसे की ज़रूरत है, सो आफ्टर 5 years ही कैन विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम हिज फंड वैल्यू। बच्चे की पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, किसी भी कारणवश पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। सो ये ऑल इन वन प्लान अपना हो गया। दिस इज़ अपना फर्स्ट पार्ट, 69,000 बेसिक सम एश्योर्ड 90 लाख रुपए का। दूसरा पार्ट था अपना वाइटालिटी टर्म बूस्टर राइडर। ठीक है, इसका प्रीमियम था अपना 6606 रुपये। पहले साल 6600 है, लेकिन अगले साल से अगर आपको कुछ डिस्काउंट वो नहीं लेना चाहते हो तो आपका प्रीमियम दिस प्लस 734 या जो भी था ये मिला के आपका दूसरे साल से प्रीमियम रहेगा। इससे क्या होगा कि अगर 40 सालों में कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है तो इसका जो सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए था, तो ये 10 लाख रुपए भी मिलेगा। सो टोटल क्या मिलेगा? ऊपर वाले कंपोनेंट में हमने देखा कि 90 लाख रुपए या तो फंड वैल्यू विच एवर इज हायर प्लस ये 10 लाख रुपए, तो टोटल अपना कितना हो गया डेथ इंश्योरेंस? 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा टाटा ने सोच बना के एक दिया है जो है टर्म बूस्टर। मतलब कि टर्म बूस्टर मतलब टर्मिनल नेचर की बीमारी, ऐसी बीमारी जिसमें 2 डॉक्टर बोल दे कि ये कस्टमर की जीने की प्रोबेबिलिटी अगले 12 महीनों में बहुत कम है। ऐसी कंडीशन मतलब बहुत गंभीर समस्या है, जैसे कि कैंसर का 4th स्टेज हो गया, या हार्ट फेलियर हो गया, लीवर या किडनी फेलियर हो गया। सो ऐसी कंडीशन में हो सकता है क्या कि कस्टमर, इसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं कैंसर या किडनी या लीवर की बीमारी में, तो आदमी ने अगर जो मेडिक्लेम लिया है वो ज़ीरो हो गया होगा तब तक, तो अपनी सारी ट्रीटमेंट करवा के हो सकता है कि उसने अपनी सारी बचत भी ख़त्म कर दी हो अपनी ट्रीटमेंट के पीछे, और हो सकता है कि भी कस्टमर ने कुछ कर्जा भी लिया हो अपनी ट्रीटमेंट के लिए। अब इस केस में अगर मान लो उसके पास ये टर्म बूस्टर राइडर नहीं है तो होगा कि उसके पास 1 करोड़ का टर्म प्लान तो है, लेकिन वो तो उसके मृत्यु के बाद मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा? तो टाटा ने क्या सोचा कि अगर मान लो आपको कभी भी कुछ टर्मिनल नेचर की बीमारी होती है तो एटलीस्ट आपका जो भी 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है उसका 10% मतलब कि 10 लाख रुपए आपको जीते जी मिलेगा, ताकि आप अपनी ट्रीटमेंट को अच्छे से कंटिन्यू कर सके। या तो अगर आपने कुछ कर्जा लिया है तो उसको आप आराम से रीपे करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। तो ये 10 लाख रुपए आपको जीते जी दे देगी कंपनी। और मगर आपको कुछ नहीं हुआ, ऐसी टर्मिनल नेचर की बीमारी भी नहीं हुई या डेथ भी नहीं हुई, तो आपने जो भी 6606 भरा था प्रीमियम 12 साल तक, वो पैसा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपको पूरा रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा। सो मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? जो भी पहले प्लान में जो फंड वैल्यू था वो प्लस आपका ये जो भरा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। तो ये हुआ हमारा 2 पार्ट हमने क्लियर कर दिया। एक था बेसिक सम एश्योर्ड 90 लाख रुपए का और एक था 10 लाख रुपए का वाइटालिटी टर्म बूस्टर राइडर। अभी चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। सो हमने ये पहला 77,000 वाला जो कंपोनेंट है वो क्लियर कर दिया। अभी हम लोग दूसरा कंपोनेंट क्लियर करते हैं जिसका नाम है VPA एक्सीडेंटल डेथ, 90 लाख रुपए का है और उसका प्रीमियम है 14,220 रुपये। सो जो तीसरा कंपोनेंट है एक्सीडेंटल डेथ, जो 90 लाख रुपए का है, उसका प्रीमियम है 14,200 रुपये। राउंड फिगर 14,200 में गिन रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि पॉलिसी टर्म है 40 साल की, प्रीमियम भरना है 12 ही साल। अगर जो डेथ होती है कस्टमर की, तो नॉर्मल डेथ हुई तो 90 लाख या तो फंड वैल्यू विच एवर इज हायर प्लस 10 लाख रुपए मिलके 1 करोड़ मिल जाएगा,
लेकिन अगर उसकी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट से डेथ होती है, एक्सीडेंट मतलब किसी भी तरीके का अनफॉर्सिन इवेंट से अगर डेथ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाना या किसी सीढ़ियों से या कहीं से गिर जाना और उसकी वजह से डेथ हो गई, एक्सीडेंट से किसी भी तरीके, जैसे बाइक पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई, सो इस केस में अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो ये 90 लाख रुपए आपको एडिशनल मिलेगा। सो टोटल आपका हो गया 1 करोड़ और 90 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो गया। और अगर ये एक्सीडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर होता है, जैसे कि अगर हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे या ट्रेन में ट्रैवल करते रहे थे या प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, अगर ऐसी कोई कंडीशन में अगर डेथ होती है तो ये 90 लाख रुपए 2 बार मिलेगा। मतलब टोटल मिलेगा 1.1 करोड़, खाली ये राइडर से मिलेगा अपने को 1.8 करोड़ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डेथ होता है तो। और बाकी का ये 10 लाख और वो 90 लाख रुपए प्लस फंड वैल्यू वो तो रहेगा ही। तो टोटल कितना हो गया अपना 1 करोड़ प्लस 1.8 करोड़ विच इज़ 2.8 करोड़ का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंटल डेथ के केस में कवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो डेथ नहीं हुई, 40 साल तक हम लोग सर्वाइव कर गए, तो जो भी आपका 14,200 प्रीमियम आपने भरा था 12 साल तक, उसका जो भी टोटल है वो आपको पूरा का पैसा वापस मिल जाएगा। सो कोई लॉस अपने पास नहीं है। और चौथा जो राइडर था वो है अपना एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, जो भी 90 लाख का है और ये है 10,350 रुपये का। सो अपना चौथा जो है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी जो है 90 लाख रुपए का और उसका प्रीमियम है 10,350। अब ये एक बहुत गंभीर और बहुत इम्पोर्टेंट राइडर है। आदमी क्या डेथ के लिए तैयार होता है टर्म प्लान लेके, मेडिक्लेम या मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार होता है मेडिक्लेम लेके, लेकिन डिसेबिलिटी एक ऐसी समस्या है कि जिसके लिए आदमी रेडी नहीं है। और आजकल क्या है कि मेडिकल चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, गाड़ियाँ इतनी एडवांस हो गई है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो डेथ कम होती है लेकिन डिसेबिलिटी होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सो अगर मान लो किसी कस्टमर का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से डेथ नहीं हुई पर डिसेबिलिटी हो गई जो परमानेंट नेचर की है। अब डिसेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि एक अच्छा खासा कमाने वाला आदमी रातों रात डिसेबल हो गया तो होगा क्या, उसका इनकम लॉस हो गया, प्लस वो फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब इस चीज़ में क्या है कि अगर उसको कोई पैसा मिल जाए, लमसम पैसा, तो वो अपने आप को उसका जो भी इनकम लॉस हुआ है उसको वो कंपेंसेट कर पाए, प्लस अपना डिपेंडेंसी जो किसी के ऊपर है तो वो अपने लिए एक पर्सनल केयर टेकर रख के अपनी खुद की भी संभाल कर सके। सो इस केस में क्या होगा कि अगर एक्सीडेंट से परमानेंट नेचर की डिसेबिलिटी हुई तो कस्टमर को 90 लाख रुपए जीते जी मिल जाएगा। व्हेन ही इज़ अलाइव, उसका डिसेबिलिटी हुआ लेकिन ये 90 लाख रुपए से वो अपना सर्वाइवल कर पाएगा, उसका इनकम लॉस हुआ है तो उसको कंपेंसेट कर पाएगा। और अगर ये एक्सीडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर उसकी डेथ होती है तो ये 90 लाख रुपए भी 2 बार मिलेगा। तो टोटल मिल जाएगा 1.8 करोड़ डिसेबिलिटी के केस में। और अगर कुछ नहीं हुआ तो आपने 10,350 प्रीमियम जो 12 साल तक भरा था उसका जो भी टोटल हुआ आपका 1,20,000 के आसपास, वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। सो ये पांचों कंपोनेंट मिला के आपका जो टोटल प्रीमियम हो रहा है वो हो रहा है 1,03,113 रुपये पहले साल में, बराबर। पहले साल में टोटल प्रीमियम विदाउट एप्लीकेबल डिस्काउंट, लेकिन पहले साल में हम लोग को वाइटालिटी का 700 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। सो पहले साल में डिस्काउंट के साथ प्रीमियम अपना होगा 1,01,062 रुपये। और अगले साल से आप चाहो तो वो डिस्काउंट को भी पा सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि एक टाटा ने वाइटालिटी करके एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वो लॉन्च की हुई एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। उसके साथ आपका जो भी एक वॉच, अगर वेरेबल डिवाइस आप पहनते हो जो फिटनेस को ट्रैक करे, वो वॉच को या वेरेबल डिवाइस को उसको कनेक्ट करना है। डेली 10,000 स्टेप चलने हैं। अपना फ्री इसमें हेल्थ चेकअप भी मिलेगा आपको एवरी ईयर। तो आपको अगर आप हर साल फ्री हेल्थ चेकअप करवाते हो उसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। आप रोज़ चल रहे हो 10,000 से ज़्यादा स्टेप, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। आप हर साल कुछ उसके अंदर सर्वे है, वो सर्वे में पार्टिसिपेट करते हो तो उसके पॉइंट्स मिलेंगे। आपने जो मेडिकल चेकअप करवाया है उसको आप वाइटालिटी एप्लीकेशन में रिपोर्ट्स उसको अपलोड करते हो तो उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे।
और वो पॉइंट्स की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको हर साल ये डिस्काउंट मिल सकता है या प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल आपका जो बेसिक प्रीमियम है वो 1,03,113 रुपये है। उसके ऊपर आप डिस्काउंट चाहे तो ले सकते हो आप एक्टिविटी करके, ठीक है ना। सो आई होप यहाँ तक हमने ये प्लान सारा क्लियर किया है और आपका ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने जैसी है कि हमारा प्रीमियम कितना था टोटल, 1,03,000 रुपये, ठीक है ना, 1,03,000 रुपये। लेकिन उसमें से इन्वेस्टमेंट में जा रहा था 69,000 समथिंग। तो 1,03,000 में से 69,000 राउंड फिगर में गया, मतलब ये 70,000 की। तो ये हमारा खाली 33,000 रुपीज़ के प्रीमियम में अपना टर्म प्लान हो गया, प्लस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लस एक्सीडेंटल डेथ कवरेज हो गया, प्लस एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, प्लस अपना टर्मिनल बूस्टर का कवरेज हो गया। और ये सारा चीज़ टैक्स फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जो हमने पहला और दूसरे तरीके का टर्म प्लान सोचा था, पहला और प्योर टर्म प्लान और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला, उसका कोटेशन निकाले तो ये कोटेशन हमारा कहाँ तक पहुँचता है मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस करके एक प्लान है, जो मान लीजिए कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो 35 की एज का है। हम लोग सेम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए सब कुछ सेम रखेंगे, एज से लेके सब कुछ। और अगर 1 करोड़ का वो टर्म प्लान लेता है, प्योर टर्म प्लान, 12 साल तक पैसा भरेगा वो, और पॉलिसी टीम रखता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40 साल की, 40 साल तक कवरेज रहेगा। राइडर्स हम लोग ले लेंगे इसको, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी का जो राइडर था वो अगर ले लेता है कस्टमर, सो उसका प्रीमियम क्या बैठता है वो अगर हम लोग देखें, सो टोटल प्रीमियम उसका जो बैठता है इंक्लूडिंग राइडर्स एंड जीएसटी, जो बेसिक प्रीमियम है 36,000 का, उसके ऊपर राइडर का प्रीमियम है 27,000, टोटल प्रीमियम हुआ विदाउट जीएसटी 63,000, और उसके ऊपर 18% जीएसटी मिला के जो प्रीमियम हुआ पहला, उसका 74,000 का प्रीमियम हुआ। अब सोचिए, जिसमें कुछ पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, म्यूचुअल फंड का बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है, वो प्रीमियम हो रहा है 74,000 में। तो फिर उसमें 20-25,000 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके, ज़्यादा इन्वेस्ट करके 70,000 का म्यूचुअल फंड वाला ही इन्वेस्टमेंट वाला प्लान क्यों ना लिया जाए, वो भी टैक्स फ्री मैच्योरिटी वाला, है ना। सो 74,000 का बेसिक प्लान है जिसमें कुछ वापस नहीं मिलेगा। अब हम लोग वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो दूसरे वाला टर्म प्लान हमने समझा था, उसका भी कोटेशन निकाल के देखते हैं। लाइफ प्रॉमिस प्लस 12 साल तक अगर कस्टमर पैसा भरता है, 40 साल की उसकी पॉलिसी टर्म है, और वही 2 राइडर अगर उसने कस्टमर ने लिया है तो क्या प्रीमियम बनता है। तो यहाँ पे बेसिक प्रीमियम है 46,000, 27,000 का राइडर का प्रीमियम, टोटल प्रीमियम हो गया 73,000। वहाँ पे 74-75,000 के आसपास प्रीमियम जा रहा था। यहाँ पे सोचिए, इसमें पैसा वापस मिलने वाला है। अगर डेथ हुआ तो 1 करोड़ नॉमिनी को मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो भरा हुआ पैसा पूरा वापस। वो प्रीमियम पहले वाले प्लान से सबसे सस्ते में पड़ रहा है, जो इसमें रिड्यूस पेडअप का भी फैसिलिटी है। तो पहले वाला जो टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान, जिसमें कुछ भी वापस नहीं मिलता, वो तो सबसे आउटडेटेड प्लान हो गया। अगर किसी का बजट कम है तो ये वाला प्लान ले सकता है, लाइफ प्रीमियम प्लस। लेकिन अगर इसी प्लान में अगर 20-30 हज़ार रुपये ऐड कर सकता है, तो उसके लिए जो टर्म प्लान विथ म्यूचुअल फंड वाला कॉम्बिनेशन है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बन सकता है ना। सो यहाँ तक हमने आई थिंक सब कुछ क्लियर किया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए जो अपना म्यूचुअल फंड वाला टर्म प्लान था, है ना, तो उसमें जो 70,000 रुपीज़ जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता था, वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने के बाद 40 साल में उसकी वैल्यू क्या बनेगी, जो अपनी टैक्स फ्री बनेगी। अगर मान लो हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, 70,000 हम लोग अगर 12 साल तक इन्वेस्ट करें और उसको 40 साल तक रखें, तो मार्केट वैल्यू उसकी क्या बनेगी। उसका एक एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अगर मान लीजिए किसी ने 69,000 पर ईयर 12 साल तक इन्वेस्ट किया है, और एक्सपेक्टेड मैं सोचता हूँ कि 15% का ही रिटर्न मिलेगा। आजकल तो लोग 20-25, 30-40% की बातें करते हैं, लेकिन मैं खाली एकदम रीजनेबल 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंसिडर करता हूँ कि अगर उसने 15% का ही रिटर्न दिया, तो एट द एंड ऑफ द 40 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो उसका एक रफ कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। जो वैल्यू बन के आ रही है आपके सामने, वो आ रही है 11 करोड़ 51 लाख रुपीज़।
मान लीजिए वही जो 69,000 था तो इस प्लान में यूलिप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, अगर कोई कस्टमर यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 69,000 पर ईयर, मतलब उसका मोटा मोटा 5,500 रुपये का SIP हो गया पर मंथ। ठीक है, अगर ये 12 साल तक इन्वेस्ट करेगा और फिर बाकी के साल तक पैसा ऐसे ही रखेगा तो 40 साल में उसकी मार्केट वैल्यू हो रही है 11.51 करोड़, मतलब 11,51,00,000। अब ये पूरा पैसा यहाँ पे अपने वाले प्लान में टैक्स फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर यही पैसा म्यूचुअल फंड में आएगा तो ये पूरा पैसा बनेगा टैक्सेबल। आज की तारीख में इसके ऊपर 12.5% टैक्स है, लेकिन 40 साल में ये ऑब्वियसली 30-40% टैक्स हो जाएगा। अगर मैं 30% पे भी गिनता हूँ तो 11.5 लाख का 30% मोटा मोटा 3.5 करोड़ रुपये अपने को टैक्स में चला जाएगा और ये 3.5 करोड़ वापस नहीं मिलेगा। जबकि ये मेरा पूरा प्लान का जो प्रीमियम है वो है 1,03,000, 12 साल ही भरना है तो मोटा मोटा मुझे 12 लाख ही भरना है। तो ये 3.5 करोड़ रुपये अगर मेरा 12 लाख रुपये भरने से बच जाते हैं, साथ ही साथ मुझे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का गेन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, एक्सीडेंटल डेथ का कवरेज मिल रहा है, डिसेबिलिटी का कवरेज मिल रहा है, टर्मिनल इलनेस का कवरेज मिल रहा है, मेरा ऑल इन वन प्लान हो रहा है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वाला प्लान बनता है टर्म प्लान विथ म्यूचुअल फंड, या तो यूलिप को बोल सकते हैं। सो बॉटम लाइन ये बन के आती है कि सबसे फ़ायदेमंद जो प्लान है वो यही वाला प्लान है, टाटा AIA का परम रक्षा लाइफ प्रो प्लस प्लान। सो आई होप अभी तक मैंने जो भी समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी कारणवश अगर आपने कोई पार्ट स्किप कर दिया है तो आप उसको थोड़ा बैक जाके इसको फिर से सुनिए, आराम से सुनिए इसको और इसको क्लियर करिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी और डाउट अगर रहता है सो आप स्क्रीन पे लिखे गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। सो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।